अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के सनसनीखेज कोर्ट कहानी का तीसरा हिस्सा सुनते हैं। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर इंक्वायरी ऑफिसर बेसाख्ता सरसराती हुई आवाज़ में बोला, यह भी तो हो सकता है कि फ़ोन करने वाली औरत मकतूला नहीं कोई और हो। अल्लाह आपका भला करे शाह साहब, मैंने शाबाशी देने वाले अंदाज में कहा। अब आपने की है ना काम की बात। यही हकीकत है कि बकुआ की रात मकतूला ने नहीं बल्कि किसी और औरत ने घबराई हुई आवाज़ में थाने फ़ोन किया था और आपको फ़ौरन रिजवान शेख के बंगले पर पहुंचने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जब आप बकुआ पर पहुंचेंगे तो वहां आपको मकतूला की गर्दन कटी लाश मिलेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो औरत कत्ल की इस वारदात का मुकम्मल इल्म रखती थी। आइयो ने चौंके हुए लहजे में कहा, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। वो इज़्तिरारी लहजे में मुझसे पूछने लगा, वो कौन हो सकती है? इसका सुराग लगाना तो पुलिस का काम था शाह साहब, मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो आपके डिपार्टमेंट को मामू बनाकर चलती बनी और आप उसकी घबराई हुई आवाज़ के सामने इस तरह लेट गए कि बुनियादी उसूलों को भी फरामोश कर दिया। कौन से बुनियादी उसूल? उसने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। जब भी कोई शख्स थाने के किसी हंगामी वाक़े की इतला देता है तो पुलिस सबसे पहले इस शख्स को रिंग बैक करके इस अमर की तस्दीक करती है कि इतला कुनिंदा जेन्युइन है या फेक। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या आपने इस उसूल को अपनाया था? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस औरत ने हमें इतनी मोहलत ही नहीं दी थी कि हम इसका फ़ोन नंबर नोट कर सकते। उसने बेहद परेशान लहजे में होने वाले तशद्दुद की इतला दी थी खुद पर। रिजवान शेख के बंगले का एड्रेस नोट कराया और फ़ोन बंद कर दिया। हम किसी तहकीक और तफ्तीश में पड़े बगैर इस ख्याल से उसकी मदद के लिए निकल खड़े हुए कि औरत का मामला है, कहीं इस बेचारी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। नीयत साफ तो मंजिल आसान, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। यह मेरा नहीं, बड़े बूढ़ों का कौल है शाह साहब। मैं समझता हूँ कि गलती इंसान ही से होती है और कुदरत इस गलती को सुधारने का मौका भी फराहम करती है। आप बकुआ की रात खुलूस नीयत के साथ फ़ोन करने वाली की मदद करने रिजवान शेख के बंगले पर पहुंचे थे। आप चाहें तो अपनी इस वारदात वाली गलती को आज सुधार सकते हैं। वो कैसे? वो बेचैनी से बोला। मैं आपको मुल्ज़िम के घर का फ़ोन नंबर फराहम कर दूंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आप अपने महकमे की ताकत इस्तेमाल करके टेलीफोन के महकमे से ये मालूम करने की कोशिश करें कि 15 फरवरी की रात 9:30 बजे इस घबराई हुई फराडन ने किस नंबर से थाने फ़ोन करके खुद पर होने वाले मुबैना तशद्दुद की इतला दी थी। मुझे यकीन है कि वो टेलीफोन नंबर मेरे मुवक्किल के घर का नहीं होगा। इस ज़माने में सेल फ़ोन का कोई वजूद नहीं होता था, सिर्फ टेलीफोन की लैंडलाइन ही हुआ करती थी और इस लाइन पर भी CLI की सहूलत नहीं होती थी। बहरहाल टेलीफोन का महकमा इस बात का पता चलाने की टेक्निकल सलाहियत रखता था कि किसने किस नंबर पर कब कॉल की। CLI की सहूलत गालिबन 99 या 98 में मुतारिफ करवाई गई थी। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा, अफजल शाह ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैंने इसका हौसला बढ़ाने की कसम से कहा, मैं भी अपने तौर पर इस पुरअसरार औरत का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ। अगली पेशी पर हम दोनों अपनी अपनी हासिल करदा मालूमात को मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू शेयर करेंगे। डन, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं इस्तगासा के 2 सुतूनों यानी इंक्वायरी ऑफिसर और वकील इस्तगासा के बीच एक खलीज हायल करने में कामयाब हो गया था, जिसे पाटना इन दोनों में से किसी के बस में नहीं रहा था। मैं इन दोनों दुश्मनों को गहरी तशवीश में मुब्तला करके अपने मुवक्किल की जानिब मुतवज्जा हो गया। सबसे पहले मैंने रिजवान शेख की ज़बानी अदालत के इल्म में ये बात लाने की कोशिश की कि 13 फरवरी की शाम भी किसी औरत ने मुल्ज़िम की गुमशुदा बेटी रुखसाना की हैसियत से फ़ोन करके मुल्ज़िम को बताया था कि वो 15 फरवरी की रात अपने शौहर दिलावर के साथ डिनर पर इसके घर आ रही है। मुल्ज़िम अपनी लापता बेटी की आवाज़ सुनकर खुशी से झूम उठा था। उसने किसी तस्दीक की ज़रूरत महसूस नहीं की और अपनी बेटी और दामाद की ज़ियाफ़त के लिए 15 फरवरी के रोज़ घरेलू मुलाज़मा को रात देर तक अपने बंगले पर रोक लिया। लेकिन लगभग 8:30 बजे नामालूम शख्स ने फ़ोन करके मुल्ज़िम को बताया कि इसकी बेटी और दामाद किसी नागुज़ीर वजूह की बिना पर आज डिनर पर नहीं आ सकेंगे।
ये सुनकर वो मायूस हो गया और उसने अपनी मुलाजमा को घर जाने की इजाज़त दे दी। ये तो तय हो गया कि रुखसाना बनकर फ़ोन करने वाली वो औरत कोई फराडन थी। मैंने मुलजिम की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए इसने बाद में भी आपसे राब्ता नहीं किया। आपके ख्याल में वो कौन हो सकती है? कोई नामालूम दुश्मन, वो बड़ी रसान से बोला, जो मेरे जज्बात से खेलकर आरिफा को बकुआ की रात देर तक मेरे बंगले पर रुकवाना चाहती थी ताकि मुझे आरिफा के कत्ल में मुलविस किया जा सके। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मैं इस साजिशी औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपको इस सिलसिले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मैं रुखसाना बनकर आपको फ़ोन करने वाली, मजलूम औरत बनकर थाने फ़ोन करने वाली और इस शख्स का बहुत जल्द पता लगा लूँगा जिसने बकुआ की रात 8:30 बजे आपको फ़ोन करके बताया कि आज आपकी बेटी और दामाद किसी नागुज़ीर वजह की बिना पर आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे। इसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। वो तहे दिल से बोला, वकील साहब, मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूँगा। दुआ इस कायनात का सबसे ताकतवर टॉनिक है, मैंने कहा। फिर मुलजिम से पूछा, आपके अलावा और किस किस को ये बात मालूम थी कि बकुआ की रात आपकी गुमशुदा बेटी रुखसाना और उसका शौहर दिलावर आपसे मुलाकात करने डिनर पर आ रहे हैं? मैंने ये बात सिर्फ आरफा को बताई थी और वो भी 2 किस्तों में। 2 किस्तों से आपकी मुराद क्या है? मतलब ये कि 13 फरवरी की शाम 6 बजे इस नकली रुखसाना ने, जिसे इस वक्त मैं अपनी असली बेटी ही समझ बैठा था, फ़ोन करके मुझे बताया कि वो परसों सुबह 15 फरवरी की रात अपने शौहर के हमरा मुझसे मिलने आ रही है। वो वजाहत करते हुए बोला, अगले रोज़ मैंने पहली किस्त के तौर पर आरफा को बताया कि कल रात डिनर पर एक नौबेहदा जोड़ा मुझसे मिलने आ रहा है, लिहाजा इसे रात देर तक बंगले पर रुकना होगा। फिर जब 15 फरवरी को आरफा ने तमाम कुकिंग मुकम्मल कर ली तो मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी रुखसाना और उसका शौहर दिलावर रात के खाने पर आ रहे हैं। ये थी दूसरी किस्त। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मकतूला को ये बात मालूम थी कि आपकी कोई गुमशुदा बेटी भी है? हाँ, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। आरफा बहुत अच्छी और काबिल भरोसा औरत थी। मैं उससे अपनी निजी बातें भी कर लिया करता था। वो मेरी दोनों शादियों और सालों पहले रुखसाना की अचानक गुमशुदगी के बारे में सब कुछ जानती थी। ठीक हो गया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, आपने अपने वादे के मुताबिक बकुआ की रात मकतूला की वापसी के लिए किसी रिक्शा या टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया था? नहीं, इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। क्यों? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। इन लम्हात में मेरी तरह आरफा भी खासी मायूस हो गई थी। असल में हम दोनों मेहमानों की मुतवक्का आमद को लेकर बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश थे। वो वजाहत करते हुए बोला, जब मेहमानों के आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मैंने आरफा से कहा कि तुम कोई रिक्शा या टैक्सी पकड़कर घर चली जाओ, किराया में दे देता हूँ। उसने जवाब में कहा कि शेख साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरा कज़न 9 और 10 के बीच इधर से गुजरेगा तो मुझे पिक कर लेगा। मैंने इससे बात कर रखी है। आप बेडरूम में जाकर आराम करें। जब मेरा कज़न आएगा तो मैं आपको बताकर उसके साथ बाइक पर बैठकर घर चली जाऊंगी। वो भी हमारी बस्ती ही में रहता है। क्या मकतूला ने आपको अपने इस कज़न का नाम बताया था? जी, मुलजिम ने इस्बात में गर्दन हिलाई। मकतूला ने उसका नाम नासिर बताया था। फिर आप मकतूला के मशवरे पर जाकर बेडरूम में लेट गए। मैंने सवालात के सिलसिले को एंडिंग मार्क लगाते हुए कहा। कुछ देर के बाद आपको बाहर टीवी लाउंज में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो आपने बेड छोड़ दिया और बाहर की सूरत हाल का जायजा लेने का इरादा किया, लेकिन आपको पता चला कि दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी गई है। थोड़ी देर के बाद टीवी लाउंज में उठापटक की आवाज़ों की जगह मुहीब सन्नाटे ने ले ली। आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर क्या मामला चल रहा है, लिहाजा आपने हिम्मत की और एक बार फिर बाहर की सूरत हाल को देखने के लिए उठ खड़े हुए। इस मर्तबा आपके बेडरूम का दरवाज़ा खोलने में किसी दिक्कत का आपको सामना नहीं हुआ और आपने टीवी लाउंज में अपनी घरेलू मुलाजमा को खून में लथपथ मुर्दा हालत में देखा। उसके साथ ही आपको फिश एक्वेरियम में मछलियों की लाशें भी तैरती नजर आईं और आप यही समझे कि ये किसी शैतानी नादीदा कुव्वत की कार फरमाई है। जज जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, जबकि ये कोई और ही चक्कर था। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, जिस वक्त आपकी घरेलू मुलाजमा आरफा अपने नासिर नामी किसी कज़न का इंतज़ार कर रही थी, इसी दौरान मैं कातिल बंगले में घुसा। उसने नहायती फुर्ती के साथ 4 काम चंद मिनट में कर डाले।
नंबर 1, उसने आइडोफार्म या क्लोरोफार्म में बसा हुआ रुमाल सूंघाकर मकतूला को बेहोश या नीम बेहोश किया। इस कार्रवाई की पुरस्कार आवाज़ें अपने बेडरूम के अंदर सुनी थीं, यानी जब मकतूला अपने हवास खोकर धड़ाम से टीवी लाउंज के फर्श पर गिरी थी। नंबर 2, इस खौफ से कि आप टीवी लाउंज में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बेडरूम से बाहर न निकल आए, कातिल ने चाबुक दस्ती से बेडरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। नंबर 3, इसने फिश एक्वेरियम में कोई खतरनाक जहर मिला दिया ताकि मुर्दा मछलियों को देखकर मकतूला आरफा के कत्ल की वारदात को कोई नादीदा कुव्वतों की पुरस्कार कार्रवाई समझा जाए, और आपकी हद तक कातिल अपने मकसद में कामयाब भी रहा। नंबर 4, कातिल ने मकतूला को बेहोश करने के बाद उसकी शहरक काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और खून आलूद छुरी को किचन कैबिनेट में छुपाकर बंगले से निकल गया। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब देखते हुए पूछा, शाहजी, इस तकासा की फाइल में फिश एक्वेरियम के जहरीले पानी के लेबोरेटरी टेस्ट तक की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स का कोई जिक्र नहीं। क्या आपने आलाए कत्ल दस्तयाब हो जाने के बाद इस पर से कातिल की उंगलियों के निशानात उठाकर मुलजिम के फिंगरप्रिंट से इसका मवाजना करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी? मेरी ख्वाहिश तो थी कि ये काम किया जाए, आइयो ने जवाब दिया, लेकिन ये मुमकिनात में नहीं था। मुमकिनात में क्यों नहीं था? मैंने सवाल किया। आलाए कत्ल का फल मुकम्मल तौर पर और दस्ता बड़ी हद तक मकतूला के खून से लिथड़ा हुआ मिला था, उसने बताया। बावजूद कोशिश के भी मैं इस खून आलूद छुरी के किसी भी हिस्से पर से कातिल के फिंगरप्रिंट्स उठाने में कामयाब नहीं हो सका था। फिर वो चौबी मेज के ऊपर सेलोफिन बैग में महफूज रह जाने वाली खून आलूद छुरी उठा लाया, जिसकी मदद से कातिल ने मकतूला की शहरक काटकर उसे सुपुर्दे अजल किया था। वो मज़कूरा सेलोफिन बैग मेरी आंखों के सामने करते हुए बोला, आप खुद देख लें कि मैं गलत कह रहा हूँ या दुरुस्त। आइयो ने किसी किस्म की दरोगोई नहीं की थी। आलाए कत्ल वाक़ियतन सरतापा खून आलूद था, ताहम इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो खून खुश्क होकर स्याह रंगत इख्तियार कर चुका था। कोई बात नहीं शाहजी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। असल कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए अब आपके पास महकमा टेलीफोन ही बचा है। आप अपना फोकस उधर ही सेट कर लें और ये मालूम करने की कोशिश करें कि वक़ुआ की रात 9:30 बजे इस नकली मुसीबत ज़दा औरत ने कहाँ से थाने फ़ोन करके आप लोगों को रिजवान शेख के बंगले पर आने को कहा था। इसके साथ ही अगर आप ये भी पता चला लें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि 13 फरवरी की शाम 6 बजे मुलजिम की बेटी रुखसाना की हैसियत से किस औरत ने कहाँ से मुलजिम को फ़ोन किया था, और फिर 15 फरवरी की रात 8:30 बजे किस शख्स ने कहाँ से मुलजिम को फ़ोन करके बताया था कि इसकी बेटी और दामाद किसी नागुज़ीर वजह की सबब दावत में नहीं आ सकेंगे। मुझे यकीन है कि इन ख़वातीनों हज़रात के बीच कोई गहरा ताल्लुक़ है। इनमें से अगर कोई एक भी आपके हत्थे चढ़ गया तो फिर आपको असल कातिल की गर्दन नापने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगरचे इस केस में आईओ अफजल शाह मेरे मुखालिफ धड़े से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अब तक मेरी कोशिश के तुफैल जो हक़ाइक़ अदालत के सामने आया हो चुके थे, इनकी रोशनी में वो मेरी बात पर तवज्जो देने पर मजबूर हो गया था। वैसे मैंने सोच रखा था कि इन मामलात की अपने तौर पर भी तहकीक करूँगा, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इस रोज़ अदालत में हमारे केस का पहला नंबर था और अदालत के मुकर्ररा वक्त तक हम ही छाए हुए थे। चुनांचे हमारा केस काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था, बल्कि यूँ समझें कि तवील अदालती कार्रवाई के नतीजे में इस केस की एक ख़ास शक्ल निकल कर सामने आ गई थी। अदालत का वक्त ख़त्म हुआ तो जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। हम अदालत से बाहर आए तो जेल की गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए मुलजिम ने चुपके से मुझसे कहा, बेग साहब, मैं आपसे एक दो ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। रिजवान शेख इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल कस्टडी में था। मुकर्ररा तारीख पर वो मुसल्लह पुलिस एहलकारों की निगरानी में जेल की मखसूस गाड़ी में बैठकर अदालत आया और जाया करता था। इस वक्त भी उसकी हथकड़ी की आहानी जंजीर एक मुसल्लह कांस्टेबल ने थाम रखी थी। मैंने मज़कूरा कांस्टेबल से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने मौकिल से चंद मिनट बात करने का मौका फराहम कर दे। दरख्वास्त के साथ ही मैंने नहायत ही राजदारी के साथ 50 रुपए वाला करेंसी नोट भी उसकी मुट्ठी में रख दिया था। चुनाचे मानेखेज़ मुस्कुराहट के साथ कांस्टेबल ने मेरी अर्जी मंजूर कर ली।
मैं हथकड़ी लगे हुए रिजवान शेख को एक दरख्त के साए में ले गया और पूछा, अब बताएं, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? बेग साहब, आज की अदालती कार्रवाई के दौरान में वकील इस्तगासा ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त की है। वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी बात? यही कि आरफा अपने पेशावर मुजरिम शौहर से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहती थी। उसने बताया। ये बात वो कई बार मेरे सामने भी कर चुकी थी। वो अपना छोटा बड़ा हर इशू मुझसे डिस्कस किया करती थी। वो मुझ पर बड़ा भरोसा करती थी। क्या आपको मकतूला ने यह भी बताया था कि वो अपने सजा याफ्ता शौहर से निजात पाने के बाद किसी उम्र रसीदा तने तनहा मालदार शख्स से शादी करने की ख्वाहिशमंद है? मैंने रिजवान शेख की आंखों में देखते हुए पूछा। उसने नफी में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैंने कहा, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं ये सोचकर रह गया था कि कहीं आप मेरे बारे में कुछ गलत ख्याल ना करें। वो निगाह चुराते हुए बोला, अगर मुझे आपके बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचना होता तो मैं इस केस में हाथ ही नहीं डालता शेख साहब। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वकील इस्तगासा ने मकतूला की मुतवक्किल दूसरी शादी के हवाले से जिस मर्द को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है, इन खुसूसियात पर आप 100% पूरे उतरते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि इस जाविये से आपकी ज़ात में दिलचस्पी रखती थी वो? नहीं बेग साहब, उसने नफी में जवाब दिया, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। फर्ज करें, मैंने अपने इत्मीनान की गर्ज से इस्तफसार किया, अगर कभी वो आपके सामने अपनी ऐसी किसी पसंदीदगी का इजहार करती तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होता? मैं साफ इनकार कर देता। वो दो टोक अंदाज में बोला, इस उम्र में शादी का तीसरा तजुर्बा करना सख्त बेवकूफ़ी होती। मुझे अपनी मट्टी पलीद कराने का कोई शौक नहीं बेग साहब। तो मैं मुतमईन हो जाऊं कि आज वकील इस्तगासा ने मकतूल की दूसरी शादी की ख्वाहिश के बारे में जो कुछ कहा वो फजूल गोई बल्कि बकवास से ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। एकदम बेहुदा गोई बेग साहब, वो ज़ेरखंद लहजे में बोला। आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, आरफा ने लगभग 2 साल मेरे पास काम किया है, इस दौरान में मैंने इसे छुआ तक नहीं। वकील इस्तगासा की बकवास तो आउट ऑफ द बॉक्स है। उसके लहजे से संजीदगी और सच्चाई टपकती थी। मैंने उसके अल्फाज का यकीन करते हुए तशफ़ी आमेज अंदाज में कहा, शेख साहब, आप इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अदालत में सब कुछ संभाल लूंगा। वो ममनूनियत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। अब तक की अदालती कार्रवाई से मैंने अदालत को इस हवाले से सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मेरे मुवक्किल का मकतूला की मौत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। ये ठीक है कि वो अपनी सादगी की वजह से किसी नादीदा ताकत को अपनी घरेलू मुलाजमा आरफा का कातिल समझता था, लेकिन मैंने बड़ी सफाई से अपने मुवक्किल की इस रवायती सोच को जेर समात मुकदमे पर मुसल्लत नहीं होने दिया था। मैंने मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए जो भी तगोदो की थी, इसमें कहीं भी किसी गैर मरई शैतानी कुव्वत की कार फरमाई का जिक्र नहीं था। मेरी अब तक की बड़ी कामयाबी यही थी कि मैंने वकील इस्तगासा और इंक्वायरी ऑफिसर को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया था। ये सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन मेरा जहन इस बारे में मुसलसल सोच रहा था कि आरिफा को किसने मौत के घाट उतारा था, और वो भी इंतहाई दर्दनाक अंदाज में। घूम फिर कर मेरी सोच की सुई एक ही मकाम पर आकर रुक जाती थी कि आरिफा को किसी ऐसे शख्स ने कत्ल किया है जो इसकी मौत का मुतमन्नी था और बेनिफिशरी था। आरफा कोई मालो दौलत ज़मीन और जायदाद की मालिक हरगिज नहीं थी जो सोचा जाता कि किसी ने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए उसको कत्ल किया है। अगर इस बेचारी के पास 3 माह की उम्र का एक ऐसा खुफिया सरमाया था जिसके इजहार से उसकी जिल्लत होती थी जिसके इजहार से इसकी जिल्लत होती थी और उसे छुपाने से उसका दम घुटता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरफा की मौत के बाद इस पोशीदा सरमाए का राज अफशा कर दिया था। जाहिर है इस जेल में जो भी वाकया पेश आया होगा, इसकी जिम्मेदार अकेली आरफा नहीं हो सकती थी। फरीक सानी के बगैर इस काम की तकमील का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और अगर इस गुनाह की तशहीर होती तो आरफा के साथ ही फरीक सानी की भी रुसवाई होती। ऐन मुमकिन है कि फरीक सानी ने बदनामी के खौफ से आरफा का काम तमाम कर दिया हो कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मौजूदा हालात की रोशनी में मकतूला की मौत का सबसे बड़ा बेनिफिशरी मुझे तो फरीक सानी ही नजर आता था। आइंदा पेशी पर इस्तगासा की जानिब से 4 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
जिनमें 2 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। मर्दाने मज़कूर के बयानात में कोई ख़ास बात नहीं थी। इनमें से एक का ताल्लुक किसी महकमे से था जहां से मुलजिम कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड हुआ था, और दूसरा हमारे इलाके का एक परचून फरोश था। इन दोनों के साथ मुख्तलिफ औकात में मुलजिम का झगड़ा हो चुका था। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इन्हें मुलजिम के खिलाफ जहर उगलने की सहूलत फराहम कर दी गई थी। वो दोनों वकील इस्तग़ासा के तवस्सुत से अदालत को बताने आए थे कि मुलजिम कोई अच्छा इंसान नहीं है। मैंने इन्हें गैर मुतल्लिका अफराद जानते हुए सरसरी सी जिरह के बाद फारिग कर दिया था। ख़वातीन गवाहों में एक नादरा और दूसरी सफ़िया थी। ये दोनों आरफा से पहले मुलजिम के यहाँ काम कर चुकी थीं। पिछली पेशी पर वकील इस्तग़ासा ने इनका जिक्र भी किया था। सबसे पहले नादरा गवाही देने के लिए विटनेस बॉक्स में आकर खड़ी हो गई और वकील इस्तग़ासा ने अपनी जिरह का आगाज़ कर दिया। जब से नादरा और सफ़िया का नाम सामने आया था, मैंने इनके बारे में ज़रूरी तहकीक कर ली थी और इस सिलसिले में ज़्यादातर मालूमात मुझे रिजवान शेख ने ही फराहम कर दी थीं। मैं इनसे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। वकील इस्तग़ासा ने अपनी बारी पर इनफरादी तौर पर पहले नादरा से और फिर सफ़िया से मुत्तहिद सवालात किए, जिनका लुबे-लुबाब ये था कि मुलजिम एक रंगीन और दिल फेंक इंसान था और इन मुलाज़माओं ने अपने अपने दौर में मुलजिम की नाज़ेबा और छिछोरी हरकतों से तंग आकर नौकरी छोड़ दी थी। इन दोनों गवाहों के ज़रिए वकील इस्तग़ासा अदालत को ये बताना चाहता था कि मुलजिम एक कमज़ोर किरदार का मालिक है। नादरा और सफ़िया इसके बिछाए हुए जाल में न फंस पाईं, लेकिन मकतूला को वो अपने शीशे में उतारने में कामयाब हो गया था। वो कुछ अरसे तक मकतूला को शादी के वादे पर टाइम पासिंग का जरिया बनाता रहा, और जब उसने अपने गुनाह का जिक्र करके मुलजिम को शादी के लिए मजबूर करना चाहा तो उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मकतूला को हमेशा के लिए खामोश करा दिया। मैंने अपनी बारी पर नादरा और सफ़िया पर निहायती मुख्तसर सी जिरह की। जब नादरा से बात करने का मौका मिला तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नादरा जी, आपने अपना बयान रिकॉर्ड कराने से पहले सच बोलने का हलफ उठाया था। क्या इस हवाले से आपका ज़मीर मुतमईन है? क्या आपने अपने बयान में और बाद इज़ाम वकील इस्तग़ासा के सवालात के जवाब में जो कुछ भी कहा वो मबनी बर हकीकत है और आपने किसी भी मकाम पर तरोकोई से काम नहीं लिया? जी बिल्कुल, वो बड़ी ढिठाई से बोली। मुझे अपने किए पर और कहे पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। यह हकीकत है कि मुलजिम की नज़र मैली और नीयत ख़राब थी। मैंने तो इस बदकिरदार बुड्ढे की नौकरी छोड़कर अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन आरफा सख्त बेवकूफ़ निकली। उसने इज्जत गंवाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए। इस वक्त आपको जो मुनासिब लगा वो आपने किया, और अब भी आपको जिस चीज़ में फ़ायदा नज़र आ रहा है आप वही कर रही हैं। कामयाब दुनियादारी का यही बुनियादी उसूल भी है कि इंसान को अपने फ़ायदे पर नज़र रखना चाहिए। मैंने मायनेखेज़ अंदाज में कहा और फिर पूछा, आपने मुलजिम के यहाँ कितना अर्सा काम किया था? लगभग 1 साल, उसने जवाब दिया। इस दौरान में मुलजिम के पर्स, मेज, तकिए और अलमारी में से अक्सर व पेशतर छोटी मोटी रकम गायब हो जाया करती थी। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, कभी 100, कभी 200, कभी 500 और कभी कभी 1000 भी। हाँ, वो रकम की चोरी के सिलसिले में ची ची करता रहता था, वो बेपरवाही से बोली। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये इसका एक ढोंग था, एक खतरनाक चाल, लेकिन मैं इसके किसी फरेब में नहीं आई। कैसा ढोंग, कैसी चाल? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। मुलजिम आपको किस किस्म का फरेब देने का इरादा रखता था, बताएंगी मुझे? ये मुझे अपनी गंदी ख्वाहिश के सामने ज़ेर करना चाहता था। वो एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए तंजिया लहजे में बोली, ये पैसों की चोरी का शोर इसीलिए मचाता था कि मैं डर कर इसकी बात मान लूँ। तो क्या वो पैसे आपने चोरी नहीं किए थे? अल्लाह माफ़ करे, वो कानों को हाथ लगाती हुई बोली, मैं क्यों चोरी करने लगी? जब आपका दामन साफ था तो फिर डरने का क्या सवाल? मैंने पूछा, आप डरती तो तब ना, अगर आपने वाकईतन मुलजिम के पैसे चुराए होते। मेरे सवाल का मुनासिब जवाब देने के बजाय उसने कहा, बस इसी रोज़ाना की किलकिल से तंग आकर मैंने नौकरी छोड़ दी थी। आपने नौकरी छोड़ दी थी या मुलजिम ने आपको नौकरी से निकाल दिया था? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, क्योंकि आपने मुलजिम के पर्स में से पूरे 5000 रुपये उड़ा लिए थे। बासपुर पर जब आपने रकम चुराने की हामी भरने से साफ इनकार किया तो मजबूरन आपको नौकरी से निकाल दिया गया। मुलजिम के पास इसके सिवा और कोई चाराकार बाकी नहीं बचा था। वो मुलजिम रिजवान शेख की जानिब इशारा करते हुए बड़े आमियाना अंदाज में बोली,
आप इस ठगी बुड्ढे के वकील हैं, जाहिर है इसी के हक में बोलेंगे। मैंने नादरा पर अपनी जिरह खत्म कर दी। इसके बाद मैंने सफिया पर निहायत मुख्तसर सी जिरह की। सफिया ने भी नादरा की इसी तरह मुलजिम की किरदार कुशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी बारी पर मैंने इससे पूछा, आपने मुलजिम के बंगले पर कितना अरसा काम किया था? 5.5 माह, उसने बेजारकुन लहजे में जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। आपने इतनी जल्दी वो नौकरी क्यों छोड़ दी थी? हर औरत को अपनी इज्जत प्यारी होती है वकील साहब, उसने मायनाखेज अंदाज में कहा। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने सरसरी लहजे में कहा। औरत हो या मर्द, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है और वो अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही फैसला करता या करती है, और इस जेल में मालिक और मुलाजमा की कोई तखसीस नहीं होती। मेरी बड़ी सादगी से अदा किए हुए आखिरी जुमले ने उसे चौंका दिया। उसने बड़ी बेकरारी से पूछा, क्या मतलब है आपका? मैंने बराह रास्त उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपने मतलब की वजाहत इन अल्फाज में कर दी। सफिया साहिबा, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आप तौसीफ, कामिल, कादिर, इमदाद, अशफाक और नवेद नामी अफराद को जानती हैं? मेरे इस गैर मुतवक्के इस्तफसार पर इस्तकासा की गवाह और मुलजिम की साबिक घरेलू मुलाजमा सफिया का चेहरा मुतगैर हो गया। लुकना ज़दा लहजे में उसने जवाब दिया, आपको इन लोगों से क्या लेना देना? इस मौके पर वकील इस्तगासा अपनी गवाह की मदद को लपका। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, उसने जज से मुखातिब होते हुए कहा। डिफेंस इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने अभी तक तो ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं, मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए तुर्की व तुर्की कहा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इसी बहाने आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली, वरना मुझे बड़ी शिद्दत से ये महसूस होने लगा था कि शायद इस केस में वकील इस्तगासा की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। क्या आपने इस वजह से चुपचाप का रोज़ा रख रखा था कि पिछली पेशी पर मैंने आपको इंक्वायरी ऑफिसर से छुड़ा दिया था? मेरे जहर में बुझे हुए अल्फाज ने वकील सरकार को हिलाकर रख दिया और वो तिलमिला गया। वो झुंझुलाहट भरे लहजे में बोला, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने जज को मुखातिब करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, इस्तगासा की गवाह सफिया एक सीधी सादी बेचारी औरत है और मेरा फाजिल दोस्त अपनी लच्छेदार बातों और गैर ज़रूरी जिरह की मदद से गवाहों को कंफ्यूज करने बल्कि उन्हें बरगलाने के हवाले से खासी शोहरत के हामिल हैं। मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि वो डिफेंस को ऐसे हथकंडों से बाज रहने की तलकीन करे। जज ने पूरी तवज्जो से वकील इस्तगासा की फरियाद सुनी, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, अभी आपने इस्तगासा की गवाह के सामने जो 6 नाम रखे हैं, क्या इनका ज़ेर समाअत के से कोई ताल्लुक निकलता है? डायरेक्ट तो नहीं, मगर इनडायरेक्ट। यस, मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया। क्या आप अपने मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे? ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैंने अपनी गर्दन को तस्लीमी जुम्बिश देते हुए कहा। तौसीफ, कामिल, कादिर, इमदाद, अशफाक और नवीद नामी इन अफराद का इस्तगासा की गवाह की ज़ात से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और गवाह इस वक्त चूँकि ज़ेर समाअत केस के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो बिल्कुल ये 6 अफराद इस मुकदमे से भी जुड़ गए हैं। मैं इस्तगासा की गवाह सफिया के जवाब से अपनी ये बात साबित करके दिखा सकता हूँ। बीबी, तुम इन 6 अफराद की जानकारी के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार क्यों हो? जज ने इस्तगासा की गवाह से पूछा। नहीं सर जी, वो जल्दी से बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर तुम वकील सफाई के सवाल का जवाब देने में पसोपेश से काम क्यों ले रही हो? जज ने बरहमी से पूछा। अगर आप इन लोगों को जानती हैं तो बता दें, वकील इस्तगासा ने अपनी गवाह को सलाह दी। वो बुरी तरह घिर चुकी थी। वकील सफाई, वकील इस्तगासा, जज और हाज़रीन अदालत की खामोश निगाहें एक ही तकाजा कर रही थीं, लिहाजा वो मेरे सवाल का जवाब देने पर मजबूर हो गई। इनमें से तौसीफ, कामिल और कादिर तो मेरे कज़न लगते हैं, उसने बादले नाखास्ता बताया, और इमदाद, अशफाक और नवेद मेरे अंकल होते हैं। तो आप जवाब देने से इतना घबरा क्यों रही थीं? मैंने अजीब से लहजे में इस्तफसार किया। मुझे तो ये अंदेशा महसूस होने लगा था कि कहीं ये लोग किसी मुल्क के जासूस ही ना हों। इसने मेरी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। मैंने जारहाना अंदाज में पूछा, क्या ये सच है कि ये 6 अफराद गाहे बगाहे आपसे मिलने आया करते थे? रिश्तेदार तो एक दूसरे से मिलने ही आते रहते हैं, वो तंजिया लहजे में बोली। आपको इस पर क्या एतराज़ है? एतराज़ मुझे नहीं, बल्कि मेरे मुवक्किल को था, मैंने कहा, क्योंकि आपके ये नाम नेहाद रिश्तेदार आपसे मुलाकात फरमाने मुलजिम के बंगले पर तशरीफ़ लाया करते थे। मुलजिम ने कई बार आपको मना भी किया
کہ اپنے رشتہ داروں کو بنگلے پر نہیں بلایا کریں، مگر آپ نے ملزم کی بات کا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ ملزم نے کئی بار آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مخرب اخلاق حرکتیں کرتے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ آپ کے کردار کے حوالے سے مشکوک ہو گیا تھا۔ بالآخر ملزم کو وہی راستہ اختیار کرنا پڑا جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور وہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس ذیل میں عورت یا مرد، مالک یا ملازمہ کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ آپ کے لچھنوں کو دیکھتے ہوئے ملزم نے بروقت درست فیصلہ کر ڈالا۔ اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ دکھتی ہوئی ایک رگ دب جانے کے باعث وہ چیخ اٹھی۔ میں نے اس کی یاوہ گوئی پر توجہ نہیں دی کیونکہ میں نے اپنا کام بڑے طریقے اور سلیقے سے نمٹا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز مقتولہ کا کزن ناصر اسے ملزم کے بنگلے سے پک کرنے آنے والا تھا۔ اس پورے کیس میں وہ بندہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ جب استغاثہ کی گواہ اور مقتولہ کی والدہ صادقہ آئندہ پیشی پر گواہی دینے آئیں تو ناصر نامی اس شخص کو بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ناصر مقتولہ کا کزن ہے تو اسے صادقہ کا بھی بھتیجا یا بھانجا ہونا چاہیے۔ جج نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے انکوائری آفیسر کو ہدایت کر دی کہ وہ اگلی پیشی پر صادقہ کے ساتھ ہی ناصر کو بھی عدالت پہنچانے کا بندوبست کر دے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتولہ کی والدہ صادقہ کھڑی تھی۔ صادقہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور صحت انتہائی مخدوش۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر نے اس بڑھیا کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں ڈال کر اس سے کوئی پرانا انتقام لیا تھا۔ وہ مجھے بڑی مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ وکیل استغاثہ اپنی جرح کے دوران میں مختلف سوالات کی مدد سے وہ سبق رٹوانے کی کوشش کرتا رہا جس کا ذکر وہ گزشتہ سے پیوستہ پیشی میں کر چکا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے مقصد کو اچھی طرح بھاپ لیا تھا اور خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس پیشی پر ایک حیرت انگیز انکشاف بھی ہوا کہ مقتولہ کا ناصر نامی کوئی کزن سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا تھا اور صادقہ اس روز اکیلی ہی گواہی دینے عدالت پہنچی تھی۔ میں نے اب تک خفیہ طور پر جو تحقیق کی تھی اس میں ایسے انکشاف کی توقع کر رہا تھا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ مقتولہ نے اپنے کزن کے معاملے میں ملزم سے غلط بیانی کی ہو۔ مقتولہ چونکہ اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی لہٰذا اس سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ اب ممکن نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے صادقہ کو فارغ کیا تو میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں استغاثہ کی گواہ پر جرح کرنے سے پہلے اس کیس کے انکوائری آفیسر سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئی کو وٹنس باکس میں آنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل میں افضل شاہ گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ صاحب، میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے بیچ کچھ طے ہوا تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں اب تک کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ آپ فون کالز کی تحقیق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وقوعہ کی رات 9:30 بجے ملزم کے بنگلے سے تھانے کال نہیں کی گئی تھی۔ وہ بڑے رسان سے بولا، تو پھر کہاں سے کی گئی تھی؟ کسی پبلک کال آفس سے، اس نے جواب دیا۔ اور باقی 2 کالیں؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ یعنی 13 فروری کی شام 6 بجے نقلی رخسانہ نے کہاں سے ملزم کو فون کیا تھا اور 15 فروری کی رات 8:30 بجے کسی نامعلوم شخص نے کہاں سے کال کر کے ملزم کو بتایا تھا کہ اس کی بیٹی رخسانہ اور داماد ایمرجنسی کے باعث ڈنر پر نہیں آ سکیں گے؟ وہ دونوں کالز بھی پبلک کال آفس سے کی گئی تھیں۔ کس پی سی او سے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے یہ پتہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ تینوں کالز کسی ایک پی سی او سے کی گئی تھیں کہ الگ الگ جگہ سے؟ میں نے سوالیہ نظر سے آئی کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، اس نے ایک بار پھر نفی میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری انویسٹیگیشن آپ کی تفتیش سے کئی ہاتھ آگے ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ میں نے پچھلی ایک پیشی پر آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اپنی معلومات آپ سے ضرور شیئر کروں گا، میں نے کہا، اور اسی نوعیت کا وعدہ آپ نے بھی کیا تھا۔ میں نے تو اس وعدے پر قائم رہتے ہوئے آپ کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کر دیا ہے، وہ شکایتی لہجے میں بولا، مگر آپ نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔
मैं भी आज की तारीख में अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह पर अपनी जरा मुकम्मल कर लूँ, जैसे आपकी ओर ठीक लगे। वो खफकी आमेज़ लहजे में बोला, नाराज़ ना हो शाह जी। मैंने आइए को बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करते हुए कहा, मैं चंद मिनट में इस्तगासा की गवाह को फारिग कर दूंगा। वैसे आपके इत्मीनान के लिए सरे दस्त इतना बता देता हूँ कि वो तीनों कॉल्स एक ही पीसीओ से की गई थीं और मज़कूरा पीसीओ इस बस्ती के नज़दीक वाक़ है जहाँ मकतूला रिहाइश पजीर थी। मैं ज़रा गवाह को निपटा लूँ, फिर आपको कॉल्स करने वालों के बारे में भी बता दूंगा। मेरे आखिरी इंकिशाफ बरदार जुमले ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अलावा वकील इस्तगासा को भी तड़पा कर रख दिया था। वो दोनों मुझसे मज़ीद कुछ सुनने के लिए बेचैन नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं बड़ी बेरुखी से अपने इन दो दुश्मनों को नज़रअंदाज करके इस्तगासा की गवाह सादका की जानिब मुतवज्जा हो गया। सादका साहिबा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आपको आराम की ज़रूरत है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब, वो नहीब सी आवाज़ में बोली। अगर मजबूरी न होती तो मैं कभी घर से बाहर ना निकलती। आरफा की मौत ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है। आरफा के साथ जो वाक़या पेश आया इसका मुझे भी दिली अफसोस है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं ये सारी तगोदो मकतूला को इंसाफ दिलवाने के लिए ही कर रहा हूँ। अगर आरफा का कातिल हकीकी अदालत से करारे वाकई सज़ा पाकर जेल जाएगा तो मुझे खुशी होगी। मगर आप तो रिजवान शेख के वकील हैं, जो मेरी बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में यहाँ खड़ा है। बूढ़ी सादका ने बड़े पते की बात की। आप मेरी बेटी को भला कैसे इंसाफ दिला सकते हैं? दूसरे वकील साहब ने अभी अदालत के बाहर मुझे बताया है कि आप बहुत ख़तरनाक इंसान हैं और कोई जादू वगैरह भी जानते हैं, इसलिए मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। आप मुझसे ये हमदर्दी भरी बातें इसलिए तो नहीं कर रहे कि मैं आपके चक्कर में फंस जाऊं? मेरे फाजिल दोस्त, मैंने शाकी नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा, ये आप मेरे खिलाफ किस किस्म की साजिशें करते फिर रहे हैं? फिर मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, वकील इस्तगासा को मेरे मौक्कल और इस केस के मुलजिम रिजवान शेख की सुनाई हुई शैतानी कुव्वत के करिश्मे वाली कहानी पर तो ज़रा सा भी यकीन नहीं, और अब ये मेरे हवाले से जादू टोने की अफवाहें फैलाते फिर रहे हैं। ये मेरे फाजिल दोस्त के कोलो फेल का तजाद क्या मायने रखता है? वकील साहब, जज ने वकील इस्तगासा को मुखातिब करते हुए तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, क्या आज अदालत के बाहर आपने अपनी गवाह से इस किस्म की कोई बात की थी? बिल्कुल नहीं जनाब, वो बड़ी सूरत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने तो बस इसे ये समझाने की कोशिश की थी कि मुखालिफ वकील से बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। बाकी बातें इसने अपनी तरफ से खुद ही जोड़ी हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी गवाह से डिफेंस के जादूगर होने के बारे में कुछ नहीं कहा? यस सर, मेरा मतलब यही है, वो जल्दी से बोला। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस्तगासा की गवाह सादका एक दरोगो औरत है। मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, इस सूरत में तो सादका गवाही के मयार पर पूरी नहीं उतरती। जब वकील इस्तगासा खुद ही अपनी गवाह को झूठा कह रहे हैं तो फिर मैं सादका पर जरा करके क्या करूँगा? मैं झूठी नहीं हूँ जज साहब, सादका ने जज की तरफ देखते हुए तपते हुए लहजे में कहा। मुझसे इन वकील साहब ने जो कुछ कहा वो मैंने बयान कर दिया है। अचानक अदालत में एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वकील इस्तगासा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि केस के इख्तितामी मरहले पर अपने ही गवाह के हाथों उसकी यूं बेइज्जती हो जाएगी। बहरहाल इंसान को उसकी नीयत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलकर रहता है। साफ नीयत मीठा फल, गंदी नीयत कड़वा फल। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप अपनी जिरहत शुरू करें। इस नौयत के बदमज़ा वाक़यात की वजह से अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। जज के हुक्म पर मैं इस्तगासा की सबसे अहम गवाह और मकतूला की वालदा की तरफ मुतवज्जा हो गया और अपने मखसूस अंदाज में कहा, सादका साहिबा, आपने ये तो सुन रखा होगा कि हर शख्स को मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है और रोज़े हशर इंसान के आमाल की बुनियाद पर उसकी आइंदा दायमी ज़िंदगी के बारे में फैसला किया जाएगा। जी मैंने सुना है, उसने इस बात में जवाब दिया, और मेरा इस बात पर पुख्ता ईमान है। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी सेहत काफ़ी ख़राब हो रही है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 2 सवालात ही करूँगा। मैंने अपनायत भरे लहजे में कहा, सवाल नंबर 1, क्या मकतूला आरफा ने कभी आपसे जिक्र किया था कि वो अपने शौहर सलामत अली से तलाक लेकर किसी दूसरे मर्द से शादी करना चाहती है? जी हाँ, उसने मुझे ये बात बताई थी। सवाल नंबर 2,
मैंने अपनी जरा को समेटते हुए कहा, क्या मकतूला आरफा ने अपनी दूसरी शादी के सिलसिले में आपको बताया था कि वो एक शरीफुन्नफ्स, उम्र रसीदा, तने तनहा, मालदार शख्स से अक्तेसानी का इरादा रखती थी? नहीं जनाब, आरफा ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि वो बोलते बोलते अचानक रुक गई तो मैंने अपने दूसरे सवाल के जवाब को कत्ल करने की गर्ज से पूछ लिया। हालांकि क्या? वो वकील इस्तगासा की जानिब इशारा करते हुए बड़ी बेबाकी से बोली। ये वकील साहब तो चाहते हैं कि मैं अदालत में इसी किस्म का बयान दूं, लेकिन मुझे अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं किसी के कहने पर भी झूठा बयान नहीं दूंगी। मुझे इस्तगासा की गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाबे आली, मैंने जज की जानिब देखते हुए बाआवाज़ बुलंद कहा। इस्तगासा की बदनीयती हर जाविये से खुलकर सामने आ चुकी है। मेरे मौकिल को कत्ल के इस मुकदमे में मुलविस करने के लिए जो घिनौनी साजिश तैयार की गई थी, मैं इसका पर्दा उठा चुका हूँ। हालत व वाक़ियात की रोशनी में मेरा मौकिल बेगुनाह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मौकिल को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने 1 हफ्ते बाद फैसले की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। इंक्वायरी ऑफिसर ने पुरइश्तियाक लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बेग साहब, आपने अपनी तहकीकात शेयर करने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? मेरे मौकिल को कत्ल के इस मुकदमे में फंसाने का सेहरा नासिर नामी एक शख्स के सर बनता है, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। उसने खुद और अपनी एक दोस्त नरगिस से ये कॉल्स करवाई थीं। मज़कूरा तीनों कॉल्स एक ही पीसीओ से की गई थीं, जो मकतूला वाली बस्ती के नज़दीक ही वाक़ है। इस पीसीओ के मालिक का नाम मलिक अब्दुर्रहमान है। मैंने ये सारी मालूमात इसी से हासिल की हैं। वो बहुत ताउन करने वाला शख्स है। अगर आप इसे रिजू करेंगे तो वो आपको आरफा के कातिल तक रसाई हासिल करने में बहुत ही मुआविन साबित होगा। नासिर और नरगिस का ताल्लुक किसी दूसरी करीबी बस्ती से है। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मौकिल को बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने जब नासिर और नरगिस को गिरफ्तार कर इनसे मारूफ हवालाती सख्ती की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, नरगिस ने महज नासिर से दोस्ती निभाई थी। वो ना तो आरफा के कत्ल के मामले में मुलविस थी और ना ही वो इस बारे में कुछ जानती थी। उसने बस नासिर के कहने पर एक बार रिजवान शेख की बेटी बनकर और दूसरी मर्तबा एक मजलूम औरत की अदाकारी करते हुए थाने को फ़ोन करके इन्हें रिजवान शेख के बंगले पर पहुंचने के लिए कहा था। इस साजिश का मरकजी किरदार नासिर था, जिसने शादी का आसरा देकर मकतूला आरफा को खिलौना बना लिया था। फिर जब आरफा ने उसे बताया कि वो इसके अमाल का फल लिए घूम रही है तो नासिर ने इसे जान छुड़ाने का मंसूबा बना लिया। आरफा इससे अपनी तमाम छोटी बड़ी बातें शेयर किया करती थी। इस तरह रिजवान शेख के घरेलू हालात से भी नासिर बाखबर हो गया। इसके बाद आरफा को ठिकाने लगाने वाले मंसूबे को अमली जामा पहनाने में नासिर को कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। इस मक्कार ने ऐसा प्लान तैयार किया था कि आरफा से भी निजात मिल जाए और उसके कत्ल का इल्ज़ाम में रिजवान शेख जेल चला जाए। बेडरूम के दरवाजे की कुंडी भी उसी ने लगाई थी और फिश एक्वेरियम के पानी में जहर भी उसी ने मिलाया था, ताकि रिजवान शेख पुलिस को ऐसा बयान दे कि खुद ही इस भंवर में फंस जाए। नासिर का मंसूबा बड़ा जानदार था। वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो गया था, लेकिन इसकी बदकिस्मती की कुदरत ने ये केस मेरे हाथ में दे दिया। इस जाविये से वो खासा बदकिस्मत साबित हुआ था। आरफा का मामला भी कुछ ऐसा ही था। बदनसीबी ने उसका भी दामन पकड़ रखा था। उसने जब भी कोई नंबर डायल किया तो डायलिंग की तकमील पर पता चला कि ये तो रॉन्ग नंबर लग गया है। सलामत अली वाला रॉन्ग नंबर तो उसकी ज़िंदगी ही में लग गया था। अलबत्ता नासिर वाले रॉन्ग नंबर की डायलिंग के दौरान ही वो राहिए मुल्क अदम हो गई थी।